अब बात आती है कोश का विवरण और अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये रहा आपका परमाणु। इस परमाणु के आधार पर अगर हम चलते हैं तो कैसे हम बताते हैं कोश के बारे में। तो अभी अभी हम लोगों ने सुना, शार्ट में बताते हैं पहले इस तरह से कि ये क्या है। तो आपने कहा ये परमाणु का नाभिक होता है, ये इसका पहला कोश, ये इसका दूसरा कोश, ये इसका तीसरा कोश और ये इसका चौथा कोश होता है, जिसे क्रमवार 1, 2, 3, 4 कहते हैं, या आप इसी को K, L, M, N कहते हैं। इसमें क्रमशः 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को यहाँ पर मैंने प्रारूप को बना के दिखाया क्या कि ये परमाणु का नाभिक होता है। अब ये आपका देखिएगा कोश की संख्या को मैं बता रहा हूं, इस तरह से हो गया। ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, ये आपका सेकेंड सेल हो गया, ये आपका थर्ड सेल हो गया और ये आपका फोर्थ सेल हो। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन है। यही है आपका अक्रिय गैस विन्यास। इस प्रकार जो यहाँ पे परमाणु का प्रारूप दिया गया है, इसके विभिन्न कोशों की संख्या है जिसे हम KLMN या 1, 2, 3, 4 से व्यक्त करते हैं। ये परमाणु का नाभिक होता है और ये नाभिक के बाहरी क्षेत्र को हम कोश के नाम से जानते हैं। तो KLMN के रूप में हम कोश को व्यक्त करते हैं या 1, 2, 3, 4 के रूप में कोश को व्यक्त करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 8, 18 और 32, यानी प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कोश में 18 इलेक्ट्रॉन और चतुर्थ कोश में आपके 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार एक कोश का विवरण दिया गया है और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको बताया जाता है। अब आपका अगला टर्म, जैसे उदाहरण के रूप में, ज्ञान के रूप में 9th क्लास का भी टर्म है, लेकिन हम लोग जानेंगे हाइड्रोजन और हीलियम आवर्त सारणी में पाए जाने वाले 2 ऐसे तत्व होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही कोश होता है। हाइड्रोजन और हीलियम आवर्त सारणी में पाए जाने वाले 2 ऐसे तत्व होते हैं जिनके पास केवल एक ही कोश होता है। मतलब कहने का क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हाइड्रोजन के पहले K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम के K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह हम कोश को व्यक्त करते हैं ना KLMN के रूप में। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है K उपकोश में, यानी फर्स्ट सेल में। तो अगर हम हाइड्रोजन की व्यवस्था करके देख लें पहले से, तो ये रहा नाभिक और ये रहा इसका पहला कोश। इसी तरह इधर हम हीलियम की व्यवस्था करके देखें तो ये रहा इसका नाभिक और ये रहा इसका पहला कोश। पहले कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। पहले कोश में हमको भी पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखा जाए कि अगर पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 1 है, अतः इसके बाह्य कोश में हम 1 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे। और हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हम हाइड्रोजन और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को व्यक्त करते हैं आपके सामने। और अब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब होते तब आप दूसरे कोश में आते, क्योंकि पहले कोश में तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो जब हाइड्रोजन की मजबूरी है कि उसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दिखाइए। लेकिन हमें ये ज्ञान है कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसका मतलब इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन और रख सकते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम पहले कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर कोई तत्व पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तक ही रख सकता है तो वो अपना डुप्लेट या द्वैष्टक पूरा करता है। यानी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इसको कहते हैं द्वैष्टक या डुप्लेट। डुप्लेट माने 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे जो तत्व पाए जाते हैं आवर्त सारणी में, वो अपना अष्टक यानी ऑक्टेट पूरा करते हैं।
वो अपना क्या पूरा करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं, OCTET, ऑक्टेट पूरा करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है वो उनका द्वैष्टक नियम और अष्टक नियम पर आधारित है। द्वैष्टक नियम का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, द्वैष्टक का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और अष्टक नियम का क्या मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट कौन फॉलो करेगा, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने को अष्टक कहते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों में अष्टक पूर्ण होता है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा करेगा तो वो हीलियम का विन्यास प्राप्त कर सकता है। कैसे, अगर हम हाइड्रोजन परमाणु जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसे अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन इस हाइड्रोजन के ऊपर एक ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। तो जब तक हाइड्रोजन ये कार्य नहीं करेगा, यानी हाइड्रोजन जब तक 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा न वो अस्थाई होगा और न अस्थाई विन्यास प्राप्त करेगा। अब बात आ रही है, अगर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और वो अस्थाई हो गया तो वो क्या बन गया, वो हीलियम बन गया। और हमें पता है कि हीलियम एक अस्थाई गैस है या अक्रिय गैस होता है। तो हर तत्व जो आवर्त सारणी का होता है वो अक्रिय गैस का विन्यास इस तरह से प्राप्त करता है। तो आपके हाइड्रोजन ने अपने आप को हीलियम में कैसे परिवर्तित किया, हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 था, जिसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो हीलियम कैसे बना। तो हमने बताया हाइड्रोजन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण हाइड्रोजन के ऊपर एक ऋणावेश आ जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रखने के कारण हीलियम की तरह अपना विन्यास प्रदर्शित करता है। तो अब हम आपसे पूछें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन माइनस में कौन अस्थाई होता है, तब आप बोलेंगे ये जो हाइड्रोजन होता है जिसके ऊपर आवेश नहीं है ये होगा आपका अस्थाई, और ये हाइड्रोजन जो होगा माइनस वाला ये हो गया अस्थाई। तो आपने बोला ऐसा क्यों हुआ, कह रहे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो अक्रिय गैस से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसके ऊपर एक ऋणावेश आया, ये तुरंत हीलियम के समान बन गया, इसलिए ये अस्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो अब ये कंफर्म हो गया होगा कि तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करता है, वो स्वयं को अक्रिय गैस बना लेता है और अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, इसलिए तत्व ऐसा करता है। इस प्रकार एक चार्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, धातुएं हैं, अधातुएं हैं। तो ये उत्कृष्ट गैसों का कुछ उदाहरण आपने देखा, हीलियम, नियान, आर्गन, कुछ और भी इसके उदाहरण होंगे, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, डुप्लेट और ऑक्टेट यानी द्वैष्टक और अष्टक, यानी बाहरी कक्षा में हीलियम को छोड़ दिया जाए केवल तो बाकी सबका 8 होना चाहिए, इसलिए हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकता है, क्योंकि हीलियम के पास सिर्फ 1 ही कोश होता है। तो इस तरह का ये जो KLMN व्यवस्था है, इस तरह से हमने इनका एक चार्ट बना दिया है कि ये मैंने कुछ उत्कृष्ट गैसों को लेकर के विन्यास दिखाया, ये कुछ धातुएं हैं, ये इनका परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक है, और इनके कोश में इलेक्ट्रॉनों का कैसे वितरण किया जाता है, इस तरह से हम इनकी व्यवस्था करते हैं। और हमें अच्छी तरह पता है कि अगर जो इनकी संख्या के बारे में बात आ रही है तो हमने आपको एक लाइन ये बताना है क्या कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। अगली बात क्या, यदि बाह्य कोश में
1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो संयोजकता भी 1 2 3 4 है। पहला टर्म क्या है? बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है, ये तो पहले से पता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्य कोश में अगर आपके पास 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो आपकी संयुक्ता 1 2 3 4 होगी। बहुत अच्छे से समझिएगा, संयुक्ता निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो आपकी संयुक्ता 1 2 3 4 होगी। फिर आपने बोला कि यदि 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में हो तो संयोजकता 8 ऋण n होती है। यदि 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में होते हैं तो संयोजकता 8 ऋण n होती है, जो n यहाँ पर 5 6 7 8 ये होगा। 5 6 7 8 क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 अगर रहेगा तो संयुक्ता तो 1 2 3 4 होगी। अब इनके कहने का मतलब ये जो था, हम इसका उदाहरण लेके समझाते हैं। इन सभी की संयोजकता तो 0 होती है क्योंकि ये तो बंध निर्माण करते नहीं है, दोष्टक अष्टक का है। अब सोडियम पे आते हैं। सोडियम के टर्म में आते हैं, इसका 2 8 1 रहता है। तो इसके बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सोडियम के, तो इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी, अब देख लीजिए बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयुक्ता 1 2 3 होगी। इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता को हम वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो इसको V से व्यक्त करते हैं। तो इनकी भी वैलेंसी 1, इनके बाहरी कक्षा में देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी भी वैलेंसी 1। इनके बाहरी कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हैं। तो इनकी संयोजकता यहाँ पे दिखाता हूँ, 8 ऋण 5 बराबर 3। इनके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ऋण 6 बराबर 2। इनके बाहरी कक्षा को देख लिया जाए, इनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम कहेंगे 8 ऋण 7 बराबर 1। इनके बाहरी कक्षा में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ऋण 5 बराबर 3। इनके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ऋण 6 बराबर 2। और इनके बाहरी कक्षा में अगर देखा जाए तो 8 ऋण 7 बराबर 1। तो ये है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और ये वो KLMN व्यवस्था है जिसके आधार पर आपको तत्व कौन कौन से हैं, उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या क्या होती है, कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या KLMN में कैसे व्यक्त करते हैं। इनके KLMN की व्यवस्था करने के पश्चात हम इनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं। अगर बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उनकी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। अगर उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होती है तो उनकी संयुक्ता भी 1 2 3 4 होती है। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से अधिक है तो उनकी संयोजकता 8 ऋण n होती है, जहां n क्या है? 5 6 7 8, 4 भी रख सकते हैं। तो चाहे 8 में से 4 घटाइए, चाहे डायरेक्ट 4 बताइए, उत्तर तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाया कि भाई ये अक्रिय गैस हैं, इनकी संयुक्ता तो 0 है, इनका सब कुछ 0 है। तो यहाँ आए तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्रमशः 1 2 3 1 2, तो इनकी संयुक्ता भी 1 2 3 1 2। क्यों? क्योंकि 1 से 4 तक संख्या, तो संयुक्ता तो 1 से 4 तक में आएगी। इधर देखें तो 5 6 7 दिखाई दे रहा है, तो हमें इसको 8 में से माइनस करना पड़ा, तो जो रिजल्ट आता है वो इनकी संयुक्ता है। अब सबसे साधारण तरीके से आपसे पूछ देता है कि भाई क्लोरीन है, यहां देखते हैं क्लोरीन है 17,
इसकी संयोजकता बताओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। कह रहे क्लोरीन 17 है तो 2 8 7 इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 से अधिक है, तो इस आधार पे कह सकते हैं वैलेंसी बराबर क्या होगा, 8 ऋण 7 बराबर 1 होगा। इस तरह से हम संयोजकता का ज्ञान करते हैं। कुछ उत्कृष्ट गैसें होती हैं, धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं, इन सब की व्यवस्था आवर्त सारणी में की गई है और आवर्त सारणी में इनको क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। आवर्त सारणी की समस्त धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं सारणी के तत्व कहते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अक्रिय गैस के आधार पर किया गया है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब अक्रिय गैस के आधार पर जो इनकी विन्यास की व्यवस्था है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्रम में बताया गया था, और इसके आधार पे हम लोग संयोजी कोष और संयोजकता का भी अध्ययन कर चुके थे। तो इसके आधार पे हम लोग ये पढ़े कि किस तरह से हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं, किस तरह से हम उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को देखते हैं, उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, हम उनकी संयोजकता का निर्धारण करते हैं। और हमने ये ज्ञात किया कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनकी संख्या 1 2 3 4 होती है तो उनकी संयोजकता भी 1 2 3 4 होती। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 अथवा 4 से अधिक होती है तो उनकी संयोजकता 8 n यानी 8 ऋण n होती है, जहां n बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसका मान 5 6 7 8 होता है। इस प्रकार हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कोष और उनकी संयोजकता का अध्ययन कर चुके। इसके बाद कैसे वो तत्व इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, कैसे वो तत्व इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है, कैसे वो तत्व इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, क्योंकि हर तत्व को अपना अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का सहयोग लेना पड़ता है, और वो धातु है या अधातु है या उपधातु है, ये जो 3 कैटेगरी बनाई गई है, तो इनके संयोग करने की भी मुख्य रूप से 3 कैटेगरी बनाई गई है। जैसे धातुएं हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती हैं और धनायन बनाती हैं, जिन्हें हम धात्विक गुण कहते हैं। कि सोडियम है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, धनायन बनाएगा, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, धनायन बनाएगा, क्योंकि ये धातुएं होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती हैं। अब अधातुएं जो होती हैं वो या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती हैं, जिसे पार्टनरशिप कहते हैं, और रासायनिक बंध बनाती हैं, जिसे सहसंयोजी बंध के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा, या तो किसी धातु के द्वारा स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉनों को वो अधातुएं ग्रहण करके ऋणायन के रूप में आती हैं, तब जाकर के उनका अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में अब हम लोग आगे बंध व्यवस्था और रासायनिक संयोजकता को पढ़ते हैं।